हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल कर इंग्लिश विद सुनीता मैम के रिप्लेस मैंने इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम मैंने रख लिया है। और ये इसलिए ये मैंने इसलिए किया है कि मैं इंग्लिश के पोर्शन के साथ साथ आप लोगों के लिए जीके का पोर्शन भी लाना चाहती थी, जिनके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। काफ़ी अच्छे से चूज करके काफ़ी जगह से स्टडी करके मैंने आप लोगों के लिए नोट्स कलेक्ट किए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ वो चीज़ शेयर करूँ। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो नोट्स तैयार कर रही हूँ वो नोट्स मौर्य साम्राज्य से रिलेटिव हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप ये मेरे नोट्स रीड करती हैं तो ऑलमोस्ट आप लोगों के 80 और 90% के बिटवीन आप लोगों का जो मटेरियल है वो आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। और बिलीव मी, आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए कि आप लोगों को इसमें अगर आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को खुद को ये इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हमने काफ़ी बहुत अच्छे और जो नोट्स हमने रीड किए हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हमने नोट्स हैं वो रीड किए हैं और काफ़ी सोच समझ के चूज़ करके हमने इनको सेलेक्ट किया है। तो कल मैंने आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटिव आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। हम देखो, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कोई प्रेज नहीं कर रही हूँ अपने नोट्स की, बट अगर आप जब बुक पढ़ने जाओगे इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं और वो माइंड में रख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट हमें उसमें से और जो क्वेश्चन आते हैं वो सिलेक्टेड पॉइंट में से आते हैं, तो हमें वो पूरी बुक ऐसे पुलिस की तरह बुक को हाथ में लिए नहीं घूमना है। हमें उसमें से सिलेक्टेड जो मटेरियल होता है उसको चूज करना है और उसी को हमें ध्यान में रखना है। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी बुक को अपने माइंड में रख पाएँ, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो आप थोड़ा विश्वास दिखाइए और आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत अच्छा मटेरियल रहने वाला है। और इस आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को हमने कल रीड कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो बेटा था बिंदुसार वो आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइमिंग पीरियड रहा था वो 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। 298 में उनकी मृत्यु हो गई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। उसके बाद उसका बिंदुसार उसका बेटा था, तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में राजगद्दी पर बैठा था। वो प्रथम ऐसा सिजेरियन सम्राट था इंडिया के अंदर। मतलब आप इंडिया के अंदर क्या कहेंगे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वही ऐसा प्रथम था जो सजीरियन हुआ था। आज के इसमें तो नॉर्मल हो रहा है, हर कोई सजीरियन ही हो रहा है। इन्हें अमित्र घात और वायु पुराण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनको जो ये उपाधि दी है वो भद्रसार के द्वारा दी गई थी। और ये भद्रसार जैन ग्रंथों में सिंहसेन, इसको जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। भद्रसार जो आगे हमें जैन साहित्य में भी इसका नाम सुनने को मिलेगा, तो वो आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगी इसको। क्योंकि और ये हमें किस में मिलता है, ये जैन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया है और इसको मित्रघात और वायु पुराण का नाम किसने दिया है, भद्रसार ने दिया है। इसके बाद जो दिव्य वदान है, दिव्य वदान है बौद्ध धर्म से रिलेटिव है, ध्यान रखना आगे आगे आएगा। वैसे तो दिव्य वदान से पता चलता है कि वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक एक संप्रदाय था, संप्रदाय जानते होंगे यहाँ पे। तो वो दिव्य वदान से पता चलता है कि वो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड था। हमें बिंदुसार से रिलेटिव हमें इतना ही पोर्शन ध्यान में रखना है। बाकी आप अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार उसकी रीडिंग कर लेना, कोई खास बात नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं वो हमारे यहीं से बनते हैं। ये चीज़ आपको माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। क्लियर। देन इसके बाद जो अशोक है उसको हम देखते हैं। बिंदुसार के बाद जो बहुत ही अहम जो इम्पोर्टेंट करेक्टर आता है वो है अशोक। और अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनके यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अशोक का जो पीरियड काल रहा है, जो टाइमिंग पीरियड रहा है वो कब से कब तक रहा है, वो रहा है 273 से 232 के बिटवीन रहा है। एंड इसकी जो प्रारंभिक जो जानकारी है, जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें मिलती है दिव्य वदान और सिंहली अनुश्रुति से। तो सिंहली अनुश्रुति और दिव्य वदान से इसकी प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और विधिवत इसका
जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसका राज्याभिषेक है वो 269 में हुआ था। और उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो 261 यानी 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, जो बहुत ही हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर फेमस है कलिंग युद्ध, जिसके अंदर इस पे एक सीरियल भी बन चुका है अशोका का। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका हृदय परिवर्तन हुआ था वो किस युद्ध के दौरान हुआ था और किस सन में हुआ था। तो ये कलिंग युद्ध के दौरान हुआ था और 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म की दीक्षा जो इसने ली थी वो उपगुप्त से ली थी। तो आपको एक बात ये ध्यान यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो बिंदुसार थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और उनके जो जिनसे उन्होंने धर्म की दीक्षा ली थी वो कौन थे? उपगुप्त। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन बन सकता है कि जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, उनके गुरु का नाम बताइए। तो वो थे उपगुप्त। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु पीछे हमने देखा आजीवक कौन थे, जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थी। मैंने अभी बताया आपको, अगर नहीं ध्यान में तो बिंदुसार वाले टॉपिक में जाके आप देख सकते हैं। अभी जो तुरंत इसी से पहले मैंने बताया बैक करके आप वीडियो को, कि जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे तो उन्होंने आजीविकों को, जो आजीविक संप्रदाय में जो कैंडिडेट थे उनको रहने के लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में, एक पहाड़ी का नाम था बराबर, उनमें उन्होंने 4 गुफाएं बनाई थी। तो आपको ये सबको पता है कि बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो गुफाओं में रहते थे। बौद्ध उसके बाद जो मठ बने थे, जो विहार बने थे, स्तूप बने थे, उनमें रहने लगे थे। तो स्टार्टिंग के अंदर इनके जो गुफाएं थी उनमें से 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाओं में कर्ण चौपड़, नागार्जुन, सुदामा और विश्व की झोपड़ी। तो इसको याद रखने का सबसे अहम एक बनता है कि कर्ण चौपड़। तो आपको पता है कि महाभारत में कर्ण थे और नागार्जुन भी थे और कृष्ण जी के जो फ्रेंड थे सुदामा भी थे। तो इन चीज़ों को तो आप आसानी से याद रख सकते हो। तो कर्ण चौपड़, नागार्जुन की गुफा और सुदामा। 4th है विश्व की झोपड़ी, यानी कि तीनों जहाँ पर होंगे वो विश्व में ऑल ओवर होंगे। तो ये विश्व के, जो इस तरह से आप इनको चारों जो पहाड़ियाँ उनको आप गुफाओं को याद रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये इनके बेटा और बेटी के नाम हैं, जो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि जब कलिंग युद्ध हुआ था, थोड़ा सा मैं बैक ले जाती हूँ, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें इनके जो हृदय परिवर्तन हुआ था बहुत आघात लगा था इनको, इनके हृदय को बहुत आघात लगा था। उसके बाद ये उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी और इनका जो पूरा जो एटीट्यूड था वो ही चेंज हो गया था। अभी लोगों की भलाई के लिए काम करने लगे थे और ये कि बौद्ध धर्म से ज़्यादा कुछ भी अच्छा लोगों के लिए हो नहीं सकता है। और उसके प्रचार के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी श्रीलंका भेज दिया था। इसके बाद मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज़ किए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा आपको अगर एक बार रीडिंग करना चाहो तो आपके पास जो भी बुक आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हो। तो इतना सारा मैटर हम याद रख नहीं सकते हैं, ये मैं अपनी थ्योरी बताती हूँ, इसलिए आपको सिलेक्टेड मैटर ही आपको याद रखना है। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वो स्तूप है। स्तूप में से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्तूप पूछ सकते हैं कि कौन सा स्तूप है और कौन सा नहीं है और कौन कहाँ है। तो इसके फर्स्ट जो स्तूप है वो भरहूत का स्तूप है। ध्यान रखें, भरहूत का स्तूप है और सबसे प्राचीन है ये, सबसे प्राचीन है ये। 1873 में कनिंघम के थ्रू इसको किया गया था डिस्कवर। एंड जो ये है कहाँ पे, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ये MP सतना जिला में है। कहाँ पे है? MP मध्य प्रदेश में एक सतना नामक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसकी डिस्कवर हुआ था। तो भरहूत का स्तूप। उसके बाद है सेकंड है सांची का स्तूप है। तो भरहूत और सांची, यानी सांची को भर दिया, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है सांची के स्तूप में, ये सबसे विशाल और श्रेष्ठ है, ये प्राचीन है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है सबसे प्राचीन है स्तूप कौन सा है अशोका का। तो ये और वैसे भी ये प्राचीन ही है, अशोका का नाम ना भी आए तो। प्राचीन है भरहूत और जो सबसे विशाल और श्रेष्ठ है वो है सांची का स्तूप है। तो विशाल और श्रेष्ठ में सांची के स्तूप आ जाएगा और प्राचीन में भरहूत का आ जाएगा। देन ये भी MP में है, रायसेन जिला में MP में है, ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चेंज है। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है अरावली का स्तूप। अरावली का स्तूप, अरावली याद रख सकते हो आप, अरावली है आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला है। तो बस सिर्फ एक याद रखने का तरीका बता रही हूँ, वैसे आप जिस तरीके से याद रखना चाहो वो योर।
चॉइस। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला है, दमेक या फिर सारनाथ का। तो सारनाथ का आप सबको पता है यूपी में है, सारनाथ और इलाहाबाद में है। तो ये आपको पता है इलाहाबाद तो यूपी में है, तो यहाँ पे आप इसको धमेक या सारनाथ के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान होने, चारों जो स्तूप आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद जो आती है मैंने स्तंभ, ध्यान रखें कि मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डाले हैं और यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। पीछे के जितने भी पेपर हैं आप उठा के देखें, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो यहीं से रिलेटिव बने हैं और मैंने इनको जो इम्पोर्टेंट है, जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, मैंने वही उनको डाला है। स्तंभ में है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ आपको ध्यान में रखें, चंपारण बिहार में है। इसमें दो हैं, लोरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है, लोरिया राज है। तो ये तीनों के तीनों चंपारण बिहार आगे आएंगे। वो शीर्ष, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है शीर्ष पर सिंह खड़ा है। आपको ध्यान में रखना आ सकता है कि कौन से स्तंभ में और शीर्ष पर सिंह खड़ा है, तो लोरिया नंदनगढ़ है। या फिर इस तरह से आ सकता है लोरिया नंदनगढ़ में की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है शीर्ष पर सिंह खड़ा है। जो इसका सेकंड फैक्ट है वो है औरंगजेब का लेख में मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है और आई थिंक ये आया भी हुआ है कि औरंगजेब का जो लेख है कौन से स्तंभ में मिलता है। औरंगजेब का जो लेख है वो लोरिया नंदनगढ़ में मिलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, लोरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब का लेख मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है संकिसा फर्रुखाबाद भी, और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है विशाल हाथी। तो विशाल हाथी किस में है आपको पता होना चाहिए। संकिसा में है, स्तंभ में, और ये कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में अगर नहीं ध्यान में तो ध्यान में रखें, जैसे विशाल हाथी है, विशाल है तो इट मीन्स आपको पता है ये हाथी तो विशाल ही होता है, काफ़ी ह्यूज होता है। और संकड़े, संकिसा संकड़े से याद रख सकते हैं, तो विशाल हाथी संकड़े में नहीं आ सकते। इस तरह से हम तक इनको मैच करके थोड़ा सा दिमाग में फिट रह सकते हैं। नेक्स्ट है रामपुरवा, जो मैंने अभी आपको बताया था। रामपुरवा है, ये बिहार चंपारण में है और एक वृषभ की आकृति इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ध्यान में रखना कि रामपुरा बिहार चंपारण में, अभी मैंने बताया आपको तीनों ये बिहार चंपारण में, तीनों को याद रखना ओनली फॉर यही है जो एक डिफरेंट है। तो ये इसका जो फैक्ट है वो एक वृषभ की आकृति है। और लोरिया राज, उसके अंदर गरुड़, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गरुड़ है उसके अंदर, ये भी चंपारण बिहार में है, ध्यान में रखना इसको। सारनाथ की शीर्ष स्तंभ पर, अब इसका कुछ थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सारनाथ के अंदर जो शीर्ष स्तंभ है उस पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। देखो हम जब भी कोई देखते हैं स्तंभ, हमें पता है हमारे जो बहुत जगह हम इस स्तंभ को देखते हैं, हमारे जो रुपये पैसे होते हैं उनमें भी इसका जो ड्रॉ बना हुआ होता है पिक्चर, तो उसमें हमें सिर्फ 3 ही सिंह दिखाई देते हैं, वो एक पीछे की तरफ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन आया हुआ है कि उसमें अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो हमें ध्यान रखना ऑलमोस्ट बहुत सारे उसमें 3 करके आते हैं, क्योंकि 3 ही विजिबल होते हैं, बट एक अनविजिबल होता है जो पीछे की तरफ होता है, बैक साइड में। फिर नीचे धर्म चक्र उत्कीर्ण है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, धर्म चक्र उत्कीर्ण लिखा हुआ, जिसमें 32 तिल्लियाँ है। तो आपको ये पता है कि हमारा जो फ्लैग है उसके अंदर वहीं से लिए गए हैं ये, और जिसके अंदर 4 पशु अंकित हैं। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 पशु इसके अंदर अंकित हैं। तो पशुओं के नाम दे देंगे कि इसके अंदर कौन सा नहीं है, वो जोड़ा दे देंगे कि इसके अंदर कौन सा जोड़ा नहीं है। तो घोड़े की जगह हम बकरी डाल सकते हैं, गाय डाल सकते हैं, भैंस डाल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक हिरन डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखें, जैसे घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। तो जैसे घोड़ा है एंड जो बैल है वो पेट एनिमल्स में आते हैं, उनको पालते हैं घर में, बट शेर और हाथी नहीं होता है, शेर हाथी जंगल के होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखें कि 2 जंगल के हैं और 2 हमारे डोमेस्टिक हैं। तो घोड़ा, शेर, हाथी एंड बैल। यहाँ पे हमारा जो आज का बिंदुसार का और जो अशोक का टॉपिक है वो फिनिश होता है। और मुझे आप कमेंट के थ्रू बताएं कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप इसको रीड करने के साथ साथ अपने नोट्स भी आप बनाते चले, तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि लिखे हुए नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और नोट्स को तो हमेशा अपने हैंड राइटिंग से लिखना ही आपके लिए बेस्ट होगा, जो आगे आने वाले समय में इन फ्यूचर भी आपके काम आए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे ज़्यादा मोटिवेट करें। ओके बाय गाइस, बाय बाय।